सभी को नमस्कार। राम राम। मैं अक्षय नरवाल। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज बहनें अपने भाई की कलाई के ऊपर राखियां बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी चाहता है कि हर बहन पढ़े लिखे, खूब सारी तरक्की करे, देश की तरक्की में योगदान दे, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करे और हमेशा सुरक्षित रहे और खुशियों भरा हर बहन का जीवन हो। लेकिन आज हमें आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए। 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने कुछ दिन पहले ही मनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं हमारी बहनें असुरक्षित हैं। उनको वो आज़ादी नहीं मिल पाई जो आज़ादी इस देश में उनको गंदी नज़र से देखने वाले दरिंदों से मिलनी चाहिए, उनको नोचने वाले दरिंदों से मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जिस देश को मेडल देने वाली बेटियां जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट करती हैं, जंतर मंतर के ऊपर लामबंद होते हैं सारे पहलवान, और ब्रजभूषण के खिलाफ अपनी अपने आरोप उसके ऊपर लगाते हुए अपने अंदर की बात सबको, पूरे देश को बताने का काम करती हैं। जब इस तरह का माहौल होगा तो कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन खेले। दूसरी तरफ कोलकाता से एक नया मामला सामने आया है। 8 अगस्त की रात और 9 की सुबह को एक बहुत ही दुखदाई, इस देश को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसका मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, जिसकी पूरी कहानी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक भारत माता की जय जय के नारे लगाना सिर्फ एक झूठी जय है, वो सच्ची जय नहीं है। जब हमारी बेटियां, जब हमारी बहनें, हमारी माताएं इस देश में सुरक्षित हो जाएंगी, तभी जाकर भारत माता की जय है। कोलकाता की घटना को समझने के लिए आपको 3 व्यक्तियों को ध्यान में रखना होगा। एक तो वो ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ वो बर्बरता हुई। दूसरे संदीप घोष जो आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। तीसरे संदीप रॉय जिनके ऊपर वो आरोप लगे कि इन्होंने वो बर्बरता की, इन्होंने उस लड़की के साथ वो पूरा वाकया किया। मैं आपको बता दूं, उस लड़की की ड्यूटी लगी थी जैसे हर ट्रेनी डॉक्टर की लगती है बड़े डॉक्टर के साथ। 72 घंटे की शिफ्ट होती है, 36 घंटे की शिफ्ट होती है। उस लड़की की भी ऐसी लंबी शिफ्ट लगी थी। वो लड़की रात को ड्यूटी करके लगभग 1 बजे अपने साथियों के साथ खाना खा के एक सेमिनार हॉल चेस्ट मेडिसिन का, उसमें रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। कुर्सी पर बैठे बैठे उसको नींद आने लगी और वो वहीं सो जाती है। लगभग 2 बजे का समय था, वो वहाँ सो रही थी। इसके दूसरी तरफ जो संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ का सिविक वॉलंटियर था, अपने आप को प्रिटेंड करता था जैसे वो कोलकाता पुलिस का कर्मचारी है, कोलकाता पुलिस में काम करता है, और ऐसी टी शर्ट पहन के रखता था। वो व्यक्ति वहाँ पे, जैसे पेशेंट में कई बार ज़्यादा भीड़ हो जाती है पेशेंट्स की, तो पेशेंट से पैसे लेकर उनका नंबर आगे लगवाना, हर डिपार्टमेंट में अपनी जान पहचान बनाए रखना, एक मैं कहूँ तो दलाली का काम करने का काम करता था। और उन पेशेंट्स को उनकी रिपोर्ट्स में तेज़ी से उनकी रिपोर्ट्स मंगवाना, या आगे लाइन में लगकर उसको आगे डॉक्टर को दिखाना, इस तरह का काम वो सिविक वॉलंटियर करने का काम करता था। असल में जो सिविक वॉलंटियर वहाँ पे होते हैं उनको 12,000 रुपये का मानदेय मिलता है, और वो किसी इमरजेंसी में जैसे फ्लड आ गई या कुछ भी काम हो गया तो पुलिस की सहायता करते हैं। ऐसे ही संजय रॉय नाम का व्यक्ति वहाँ पे वो काम करने का काम करता था। संजय रॉय नाम के व्यक्ति ने दिन में 8 तारीख को 2 अपने पेशेंट्स को दाखिल करवाया था आरजीकर हॉस्पिटल में। उन पेशेंट्स का हालचाल जानने वो रात को लगभग 1 बजे उन पेशेंट्स के पास पहुंचता है, उनका हालचाल जानता है, एक्सरे वगैरह का देखता है मामला, और उसके बाद दूसरे पेशेंट से मिलता है। और लगभग 2 बजे के आसपास वो उसी सेमिनार हॉल के पास पहुंच जाता है, जिस सेमिनार हॉल में वो लड़की, वो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पे रेस्ट कर रही थी, उसकी आंख लग गई थी, वो सो रही थी। वहाँ बताया जा रहा है कि वो पहले शराब भी पी रखी थी उसने, जब वो वहाँ पे आया था शराब पीकर वो वहाँ पे आता है। और उस लड़की के साथ लगभग 40 मिनट, 2 बजे के बाद पौने 3 बजे तक क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, किसी को नहीं पता। वो बाहर आता है और वहाँ के पुलिस की बैरक में जाके सो जाता है। उसको पता लगता है कि तेरे साथ मतलब तूने गलत किया है,
तो वो अपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है और कोशिश करता है हर वो कपड़े दूर करने की अपने शरीर से, हर चीज़ का ध्यान रखता है और वहाँ पे आराम करता है। सुबह जब 6 बजे के करीब वहाँ पे कोई उस हॉस्पिटल का कर्मचारी उस वहाँ पे पहुँचता है उस सेमिनार हॉल में, तो उसको देखता है उस लड़की की हालत को, ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। असल में उस लड़की के साथ किसने किया, संजय रॉय ने किया या किसी और ने किया या कई लोगों ने मिलके किया, कुछ नहीं पता इस बात का। उस लड़की की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, आँखों की पुतलियाँ फैल गई थी, होठों से खून आ रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। एक लेग में उसकी, एक पैर में, लेफ्ट पैर उसका टूट गया था, राइट हैंड में समस्या थी, वो लगभग टूट सा गया था और हाथ की उंगलियां और नाखून नीले हो चुके थे। इस तरह की, और चेहरे पर निशान थे, उंगलियों के निशान थे, चेहरे पर खूब सारे निशान उसके ऊपर थे। शरीर का हर अंग उसका नोच रखा था उस लड़की का और खून निकल रहा था। बड़ी बर्बरतापूर्ण, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हालत उस लड़की की हो रखी थी। उसको देखकर वो कर्मचारी चिल्लाता है, फिर वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस इस लड़की के पेरेंट्स के पास कोई फ़ोन करता और फ़ोन करके कहता कि आपकी लड़की ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। फिर वो उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं कि कोई तो बता रहा है कि 3 घंटे तक उनको वो लड़की देखने ही नहीं दी। जब उनको वो लड़की देखते हैं तो लड़की देखने के बाद उनको कोई दबी आवाज़ में कहता कि सेटलमेंट कर लीजिए। आखिर कौन था वो व्यक्ति जो उनको कह रहा था कि सेटलमेंट कर लीजिए? उनको 3 घंटे तक क्यों नहीं उनकी बेटी दिखाई गई, उन पेरेंट्स की बेटी दिखाई गई? किसने उनको कहा कि सुसाइड की है उस लड़की ने, जो सरासर दिख रहा था कि ऐसे कौन सुसाइड करता है? अभी तीसरे जो व्यक्ति का मैंने नाम लिया, उस कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका थोड़े ही दिन बाद, मतलब उस घटना के बाद में उसका उनका वो इस्तीफा दे देते हैं। जब पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे उस लड़की के समर्थन में, इस्तीफा देने के तुरंत बाद 8 घंटे के अंदर उनको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे संगीन मामले, जिसकी नाक के नीचे ऐसा मामला हुआ, उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना अपने आप में ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर बड़े सवाल और निशान खड़े करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लड़की, उस लड़की की हालत हुई, जब उस लड़की की जो हालत हुई, क्या वो एक व्यक्ति ने की? पुलिस आती है, पुलिस मौके पर देखती है, एक ब्लूटूथ उस पुलिस को वहाँ पे मिलता है, जो कान में लगाते हैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करके। उस ब्लूटूथ को देखकर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कोई वही संजय रॉय नाम का व्यक्ति यहाँ पे अंदर आया था, लेकिन अंदर क्या हुआ था, सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उस ब्लूटूथ को लेकर उस संजय रॉय को बैरक में आखिर वो मिलता है। बैरक में जाकर फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो संजय रॉय के फ़ोन के साथ वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। सबूत पुलिस को यहाँ मिल चुका था। दूसरा सबूत, जो जूते थे संजय रॉय के, जो सबूत मिटाने रह गए थे, जूतों के ऊपर ब्लीडिंग के निशान थे, खून के निशान, खून के धब्बे थे उसके ऊपर, जूतों के ऊपर। दूसरा सबूत ये मिल गया था। फिर सुनने में आ रहा है कि इसने कबूल भी कर लिया कि मैंने उस लड़की के साथ रेप किया। जो ये संजय रॉय नाम का व्यक्ति है, वुमेनाइजर बताया जा रहा है। इसकी पहले 4 शादियां हो चुकी थी और चारों ही पत्नियां इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ होती थी। चारों की चारों इसको छोड़कर जा चुकी थी और ये रेड लाइट एरिया में भी जाता था। इस तरह की बात भी सुनने में आती है, ये एडमिट भी कर लेता। बड़ी बात यहाँ पे एक ये है, क्या कोई एक व्यक्ति एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ये ज़रूर कोई साजिश है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। वो क्या साजिश है, उसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि हमें 5 दिन, 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते तक अगर हम शॉर्ट आउट नहीं करते इस मामले को, तो उसके बाद सीबीआई इसकी जांच कर ले। आखिर 1 हफ्ते का समय क्यों मांगा ममता बनर्जी की सरकार ने? क्या बचाना चाहती थी? क्या किसके सबूत मिटाना चाहती थी? क्या करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी? अगर उसके बाद भी 5 दिन के बाद फिर सीबीआई उसको अपने उसमें ले लेती है और सीबीआई जांच करना शुरू करते हैं, उसके बाद ये जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे शरीर के ऊपर निशान, ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट उस लड़की की आती है, जिसके बाद वो दरिंदगी का पता लगता है कि कैसे उसको तड़पाया गया, दुखी किया गया और उसको मार दिया गया। कितना मुश्किल होता है ना जब जान निकलती है। मतलब ऐसा होता है कि नाखूनों से धरती फट जाती है जब किसी की अपनी आंखों के सामने जान निकलती है, अपने होश हवास में जान निकलती है। तो उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब आप मुझे बताइए
क्या इन घटनाओं की, कोई भी सरकार हो, हम सरकार अगर पॉलिटिकल रंग देते हैं इनको, बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, तृणमूल कांग्रेस की खुद जो मुख्यमंत्री वहां पे वो खुद एक महिला है, वो क्यों नहीं इसकी खुल के जांच होने दे रही? कहीं ना कहीं सवाल और निशान इस सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं, सवाल और निशान उस प्रिंसिपल के ऊपर भी खड़े होते हैं। उनका असल में क्या कनेक्शन है? सुनने में आ रहा है वो कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है उस बात की पुष्टि नहीं करते कि उस लड़की को पता लग गया था कि इस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलता है, इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के अंग बेचे जाते हैं, बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है, और उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसको कुछ ऐसा सबूत के तौर पर मिल भी गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन जो पहले मैंने बात बताई वो हर बात में विद प्रूफ आपको बताने का काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा था, अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, अगर वो एक लड़की थी तो एक लड़की के साथ एक लड़का ऐसी मतलब नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो चिल्लाती भी, कुछ तो करती कि अपने कुलिग्स को जगाने का काम करती, कुछ भी करती, लेकिन वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कई व्यक्तियों का काम है। ये एक बुरी साजिश थी उस लड़की के खिलाफ, जिस लड़की को सेमिनार हॉल में हर कोई पता नहीं कौन नोटिस कर रहा था, और नोटिस के बाद उसको बताया गया भी वो व्यक्ति वहाँ पे जाए, इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करे, और उसके बाद वो एडमिट कर ले। आखिरकार ऐसा ही तो होता है। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली एमसीडी के एक आधे कर्मचारी को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बाद कौन उन बच्चों के, जो 3 बच्चे मर गए थे, उनकी कौन सूद लेता? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां भी कहीं, कोलकाता में तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, और जगह भी डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी गई है। आखिर कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं का? इतने दबाव के बाद भी क्यों नहीं निष्पक्ष जांच हो रही? क्यों नहीं स्पीडी न्याय मिल रहा? स्पीडी क्यों नहीं तेजी से न्याय की बात हो रही? क्यों नहीं तेजी से कार्रवाई की बात हो रही? तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस कानून व्यवस्था में, इस न्यायालय में भी, इस देश के युवाओं की, इस देश के लोगों की, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आस्था बनी रहे। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे न्याय की बात होना, इसलिए ज़रूरी है प्रत्येक दोषी, चाहे कोई कितना भी लेस मात्र भी दोषी, इसमें नहीं बचना चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं शर्मिंदा हूँ महिलाओं के लिए कि इस तरह की जो प्रवृत्ति है आज लड़कों की, इंसानों की ऐसी हो गई है कि वो हैवान से भी बढ़ के हो गए हैं। परमात्मा सबको शुद्ध बुद्धि देने का काम करे, और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा शुद्ध आहार का प्रयोग करें जिनसे मन और बुद्धि लड़कों की भी शुद्ध हो। लड़कियां दोषी नहीं होती, जो कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि छोटे कपड़े पहने होते हैं, इस तरह की चीज़ की होती हैं। इन चीज़ों का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मैं उस बात में नहीं जाता, लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो एक समझदार और मैच्योर, जो अपनी डॉक्टरी की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, वो बहुत मैच्योर लड़की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अब इसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या समाधान अल्टीमेटली इन चीज़ों का हो सकता है, कैसे हम अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं, कैसे जब हम घर होते हैं तो अपनी बेटी, अपनी भतीजी, अपनी बहनों को जब कॉलेज में पढ़ाई करती है तो घर बैठे सुरक्षित महसूस करते हैं। असल में तभी इस देश को असली आज़ादी मिलेगी, तभी इस देश को आज़ाद का कहा जाना उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उसके बाद ही भारत माता की जय का जो नारा है वही तभी साकार होगा।